चलिए हम लोग आज बीपीएससी के लिए फटाफट रिवीजन में जो है पिछले क्वेश्चन को लेते हैं और इसमें हम लोग लगभग 250 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है? ठीक है, भारत के जनसंख्या का निर्माण किन नस्लों के लोगों से हुआ है? प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉयड, केकेसॉयड, निग्रोइड या मंगोलॉयड। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, अति सुंदर नीली आंखें, अत्यधिक छोटा होता है। निग्रोइड कैसा होता है? अत्यधिक छोटा होता है। मंगोलॉयड कैसा होता है? मंगोलॉयड रंग इसका पीलापन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इतिहास को किन 3 भागों में बांटने का प्रयास किया गया है? कि सबसे पहले इतिहास को किसने जो है 3 भागों में बांटने का प्रयास किया? हेरोडोटस इतिहास का जनक कहलाता है, ये हम लोगों को पता है। मेगास्थनीज जो होता है, मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। क्रिस्टोफर सेलिरियस, याद रखना, इतिहास को 3 भागों में बांटने का प्रयास किसने किया? क्रिस्टोफर सेलिरियस इतिहास को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया। अभी था कृष्ण द्वैपायन जो कि वेदों का संकलन किया था। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलता है। ठीक है, तीसरे में क्या मिलता है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में दशरथ युद्ध और उसके बाद 8वें मंडल में हस्तलिखित श्लोकों, ऋचाओं को के बारे में। ठीक है, हस्तलिखित श्लोकों एवं ऋचाओं के बारे में। तो पुरुष सूक्त 10वें मंडल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों है? यजुर्वेद। कौन सा है? गद एवं पद दोनों है यजुर्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो प्राचीन वेद है। ठीक है, और इसके अगन्य गाय को कहा जाता है। सामवेद संगीत का जनक, किसको? सामवेद को। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। अथर्ववेद सबसे बाद वाला जो वेद है उसको क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हम लोगों का अगला प्रश्न है, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग कितना है? 6 है। कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये हम लोग 10वां क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, वेदांग के 6 भाग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। अर्थशास्त्र के अधिकरण कितने हैं? 15। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15। अर्थशास्त्र में प्रकरण कितने हैं? 180। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किस पुराण का काफी महत्व है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किस पुराण का काफी महत्व है? यह है अग्नि पुराण। कौन सा पुराण है? अग्नि पुराण, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की गई है। वायु पुराण में क्या है? गुप्त वंश के बारे में चर्चा की गई है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण में प्राचीन पुराण, राजाओं की वंशावली, इन सब चीजों के बारे में बताई गई है। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितने होती है? तो 18 होता है। बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। जातक की कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। इसमें यदि दूसरा ऑप्शन देखें, कथावस्तु हीन भाव के प्रमुख ग्रंथ है। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, हीनयान। बौद्ध धर्म में हुआ हीनयान, जैन धर्म में हुआ था हीनयान महायान। तो कथावस्तु, हीनयान के प्रमुख ग्रंथ। कल्पसूत्र जैन धर्म का प्राचीनतम इतिहास कल्पसूत्र कहलाता है। अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया या विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखा था, है ना, मेगास्थनीज ने। चाणक्य की बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। साम शास्त्री की बात करें तो अर्थशास्त्र का अनुग्रह हो गया। कलहन जो है राजतरंगिनी हो गया, कश्मीर का इतिहास लिखा था। अष्ट अध्यायी की बात करो, संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण कौन थी? अष्ट अध्यायी थी, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। उसमें मौर्य राजनीति की भी चर्चा थी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राजा खारवेल की भी बातें हैं उसमें, तिथि रहित है लेकिन। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दमन के बारे में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है नासिक अभिलेख, अच्छा किस शैली में? जूनागढ़ अभिलेख किस शैली में? चंपू शैली में। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री संस्कृत प्रेमी थे, है ना। नासिक अभिलेख में गौतम बलश्री के बारे में है।
जो कि संस्कृत प्रेमी थे। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा किया गया। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के मंदिरों की निर्माण की शैली है? तो दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं उसका निर्माण का जो शैली है वो है द्रविड़ शैली, ठीक है। उत्तर भारत का नागर शैली, दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली, मध्य भारत का वेसर शैली। पंचायतन मुख्य मंदिर 4 मंदिरों से घिरा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? पंचायतन कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले 2 व्यक्ति ने प्रयोग किया था, लेमार्क और ट्रेवरेनर्स, ठीक है। लेमार्क फ्रांस का रहने वाला, ट्रेवरेनर्स जनवरी का, इसलिए हो जाएगा जर्मनी का, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। पिसीकल्चर मछली पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का, मछली का पिसीकल्चर, रेशम कीट का सेरिकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, पोमोलॉजी फल का अध्ययन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, एंथोलॉजी फूल का अध्ययन, पोमोलॉजी फल का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सांप का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सांप का अध्ययन। ऑर्थिनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एंटीमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन। अब देखते हैं फूलों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। अभी देखें तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। बागवानी का जब अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करना। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन करना। सिस्टम नेचर का लेखक कौन? सिस्टेमा नेचर, अच्छा सिस्टेमा नेचर का लेखक कौन? लिनियस, जिसको हम लोग आधुनिक वर्गीकरण के पिता भी कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। किसको? लिनियस को। डार्विन कौन है? द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज नामक पुस्तक लिखा था डार्विन। लेमार्क फिशोल्फिस जूलॉजी मेगास्थनीज इंडिका, ठीक है। तो लेमार्क, फिशोल्फिन और डार्विन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, मेगास्थनीज इंडिका। लिनियस आधुनिक वर्गीकरण के जनक। तो सिस्टेमा नेचर के लेखक कौन हो गए? लिनियस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मेटाजोआ के अंतर्गत आता है? इसमें से मछली भी, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, ये सारे मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हम सभी जानते हैं, होमोसेपियंस। मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम होमोसेपियंस। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का हो गया। कैनिस फैमिलीडीज कुत्ता का हो गया, कैनिस फैमिलीडीज कुत्ता का हो गया। बोस इंडिकस गाय का हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, होमोसेपियंस मनुष्य, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली, कैनिस फैमिलीडीज कुत्ता, बोस इंडियस गाय। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओरेजा सेटिवा, ओरेजा सेटिवा, ठीक है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरेजा सेटिवा, ठीक है। उसके बाद ट्रिक्टम सेटिवा गेहूं, ट्रिक्टम सेटिवा क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एडिटिमम और मटर का पिसम सैटिवम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हम लोग जानते हैं 2.42%, 2.42%, 17.5 ये हम लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में निवास, बिहार में 8.6% लोग बिहार में रहते हैं। भारत का सबसे अधिक किस देश की सीमा साझा करता है? भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के जल और स्थल दोनों सीमा को साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के जल एवं स्थल सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश, म्यांमार भी, पाकिस्तान भी, ये जल स्थल दोनों सीमा को साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है
पिगमिलियन पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? पिगमिलियन पॉइंट, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, जो सबसे दक्षिण में है। सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल, सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, सबसे नीचे यानी कि दक्षिण में पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। पूर्व में किबुतु ब्लांगू जिसको बोलते हैं, पश्चिम में सरक्रिक, किबुतु से सरकृत। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच। डुरंड लाइन भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पाक जल संधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच। और 82.5 डिग्री रेखा यामोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री रेखा या यामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क एवं मानक रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा एवं मानक यामोत्तर रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। तो ठीक है, हमारा जो 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा है वह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पूर्वी तट में सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की है? पूर्वी तट में, पूर्वी तट यानी कि बंगाल की खाड़ी के तरफ, इसमें जो है सबसे ज्यादा लंबा सीमा रेखा किसका है? आंध्र प्रदेश का। पूर्वी सबसे बड़ा तट, गुजरात सबसे बड़ा एवं लंबा तट, लेकिन किधर? हाँ, पूरे भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा लंबा तट है? तो गुजरात का। लेकिन पूर्वी तट में पूछे तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। पाकिस्तान तो उधर है ही नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा इन देशों के साथ लगती है। सिक्किम की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से भी लगती है, लेकिन म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों का तीनों हिमाचल प्रदेश में है। पूछ क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा नहीं है? बुर्जिल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, जो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। कौन? बुर्जिल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मणिपुर में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मणिपुर में है? तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। बिमदिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो बिमदिला दर्रा, यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। तुंजू दर्रा मणिपुर में है। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च 2022 को हमारा 110वां दिवस था बिहार का, जिसमें 500 ड्रोन का प्रयोग हम लोगों ने किया था। ठीक है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल हमारा गेंदा है। बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़। बैल क्या है? पशु। राजकीय बैल पशु। ठीक है, राजकीय वृक्ष पीपल का पेड़। राजकीय पक्षी गोरैया। ठीक है, पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर। ठीक है, पटना शहर को बसाने वाले कौन थे? पटना जो शहर का नाम दिया, बसाया, उसको शेरशाह सूरी कहते हैं। ठीक है, और पाटलिपुत्रा किसने दिया था? उदयन ने दिया था। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। वहां पर दूसरा चिड़ियाघर भी बनने जा रहा है रानीगंज में। ठीक है, रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। बेगूसराय कांवड़ झील प्रसिद्ध है। बेगूसराय में मंझौल रामसर साइट शामिल है। कुशेश्वर पक्षी विहार। ठीक है, गया गौतम बुद्ध अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आगे बढ़ते हैं। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? बिहार का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है हमारा चावल। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित में से बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल भी पाई जाती है, उरांव भी पाई जाती है, मुंडा भी पाई जाती है और रजवाड़ भी। संथाल, उरांव, मुंडा और रजवाड़, और भी बहुत सारे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गया में मिलता है? टीन भी मिलता है, लिथियम भी और अब्रक भी। टीन, लिथियम और अब्रक।
बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद की कुल संख्या 75 है, जिला का संख्या 38 है, प्रमंडल का संख्या 9 है। सबसे नया जिला अरवल हो गया। लोकसभा का सीट 40, राज्यसभा का सीट 16 है। पूर्व पाषाण काल में लोगों का जीविका किस पर निर्भर होता था? पूर्व पाषाण काल में लोगों का जीवन शिकार पर निर्भर होता था। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया था? सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो था लिखा तो गया पर हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए। ठीक है। यानी कि प्रारंभिक इतिहास काल को, प्राचीन इतिहास काल को 3 भाग में बांटे। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें न तो लिखा गया और न ही कुछ जो है, जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कहाँ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल लिखा तो गया, हम उसे समझ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में लिखा गया और हम उसे समझ भी पाए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगर के रूप में मान्यता प्रदान किया है। सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगर के रूप में किसने मान्यता प्रदान किया है? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगर के रूप में मान्यता प्रदान किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो में है। चूंकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया है, इसीलिए यदि अभी पूछा जाए कि भारत में अवस्थित कौन सा जगह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा है, तो राखीगढ़ी है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन सा है? सुतकोटदा और लोथल। लोथल तो गुजरात में है। सुतकोटदा और लोथल ये दोनों क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा से। ये कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटा याद रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान। मनका और लिपस्टिक उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनहुदरो से। मनका एवं लिपस्टिक उद्योग के साक्ष्य मिले हमें चनहुदरो से, सिंधु नदी किनारे। मेलुहा का उल्लेख कहाँ मिलता है? मेलुहा मेसोपोटामिया के अभिलेख। मेलुहा का उल्लेख कहाँ मिलता है? मेसोपोटामिया के अभिलेख। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया था मेलुहा। निम्न में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा था? पिग्गट ने। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा था? पिग्गट ने। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के बारे में निम्न में से क्या सही है? ठीक है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बारे में निम्न में से जो सही है, नामांकन पुरकिंजे ने किया था। नामांकन किसने किया था? पुरकिंजे ने। रंगहीन होता है, ये पारभासी होता है, लसलसा होता है, वजन युक्त यानी कि इसमें वजन होता है। सभी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीव द्रव्य के द्वारा। यानी जीव द्रव्य का योगदान हमारे में बहुत ज्यादा है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा गया? जीवन का भौतिक आधार ही कहा गया है जीव द्रव्य को। अभी अभी हम लोग बता रहे थे लसलसा होता है, लिक्विड होता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकमा। निम्न में से किसे कोशिका का श्वसन एवं शक्ति स्थल कहा जाता है? श्वसन एवं शक्ति स्थल कहा जाता है। एनर्जी का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन एवं शक्ति स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री या उत्पादन स्थल। गोल्जी काय कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन। अब क्या है? गोल्जी काय के बारे में क्या सही नहीं है? खोज किया कैमिलो गोल्जी सही है। यह कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक होता है। कोशिका के अणु को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। दूसरा, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, ये भी सही है। प्रोटीन से मिलकर के ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, इसलिए इसमें से कोई गलत है ही नहीं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है।
हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, वर्णी लवक फूलों में पाया जाता है और अवर्णी लवक जड़ में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कौन कौन सा है? पंजाब है, कुमायूं है, नेपाल है, असम है। ठीक है, सिंधु, सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। ठीक है, तो इनमें से सारे हो जाएंगे। केटू को और किस नाम से जानते हैं? केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। कौन सी मीठे जल की झील है? डल झील और वुलर झील, ये मीठे जल की झील है, डल झील और वुलर झील। बृहद हिमालय में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है? तो बृहद हिमालय में निम्न में से कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, कोमेट या नामचा बड़वा, ये चारों के चारों कहाँ से हैं? बृहद हिमालय से ही है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, कोमेट एंड नामचा बड़वा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का नवीनतम भाग है? शिवालिक। सबसे नया भाग कौन सा है? शिवालिक है। मालवा के पठार में से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा नदी। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्चम चोटी का नाम क्या? मैकाल पहाड़ी का सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वो है मैकाल पहाड़ी का अमरकंटक। ठीक है, मैकाल पहाड़ी की सर्वोत्तम चोटी कौन सी? अमरकंटक। ठीक है, धूपगढ़ी की बात करें तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी। पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी सह्याद्री और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट के दर्रे कौन कौन से हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेन कोटा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेन कोटा, ये चारों के चारों पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। ठीक है, थाल घाट नासिक मुंबई के बीच, भोर घाट मुंबई पुणे के बीच, पाल घाट कोचीन और कोयम्बटूर के बीच, सेन कोटा तिरुवनंतपुरम और मुंबई के बीच। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के तट को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के तट को गोलकुंडा कहा जाता है और गोदावरी से उत्तरी तट के बीच में उत्तरी सरकार। आगे बढ़ते हैं, भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन सा बंदरगाह नहीं है? पारादीप उड़ीसा, ये पूर्वी तट में सही है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। कांडला गुजरात, यानी कि ये पश्चिमी तट में आ जाता है, इसीलिए भारत के पूर्वी तट पर कौन नहीं है? कांडला है। ठीक है, निम्न में से कौन सा झील लैगून है? तो पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील। पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, ये तीनों का तीनों लैगून है ना। निम्नलिखित में से कौन सा झील क्या है? लैगून है। पुलिकट झील, चिल्का झील एंड कोलेरू झील। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक पश्चिमी भाग में ये क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, कैनरा तट कहां से कहां तक? गोवा से कर्नाटक तक, ये क्या कहलाता है? कैनरा तट। कर्नाटक से कन्याकुमारी, ये मालाबार तट। तो कोंकण तट गुजरात से गोवा, कैनरा तट गोवा से कर्नाटक और मालाबार तट कर्नाटक से कन्याकुमारी। मालदीव और मिनिकॉय को निम्न में से कौन जोड़ता है? मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ने वाला ये है 8 डिग्री, क्या है? 8 डिग्री। मालदीव मिनिकॉय को जोड़ने वाला 8 डिग्री। लक्षद्वीप मिनिकॉय को जोड़ने वाला 9 डिग्री। छोटा अंडमान निकोबार को जोड़ने वाला 10 डिग्री। छोटा अंडमान और कार निकोबार को जोड़ने वाला 10 डिग्री। ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच ग्रैंड चैनल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित कौन है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। कोको स्टेट कहाँ पर है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच क्या है? कोको स्टेट है। तो 70 क्वेश्चन को हम लोग देखें, फिर 70 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।